गो। ठीक है, चलो फंक्शन का कहानी कंटिन्यू करते हैं बेटे। फंक्शन में लास्ट क्लास में ही हम शुरू कर दिए थे, लेकिन मतलब बिगिनिंग से फिर से कर देते हैं। ऑलरेडी हम फंक्शन का जो 12th का पोर्शन है जो आपका सिलेबस में है वो कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस में आपका सिर्फ वन वन है, ऑन टू है, और कुछ नहीं है। अरे वन वन है मतलब मेन्यू वन भी उसके साथ आता है ना, जो वन वन नहीं है वो मेन्यू वन है। ऑन टू है तो इन टू भी उसके साथ आता है, तो वन वन मेन्यू वन ऑन टू इन टू ये सिलेबस में जो कि खत्म हो चुका है। लेकिन सिलेबस में 11th का कुछ चीजें जो कि बेसिक सा चीजें आज डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम कंपोजिट फंक्शन एक दिन और इनवर्स फंक्शन एक दिन, 2 दिन लेंगे आपको समझाने में। ठीक है, जो कि जिससे कोई सवाल ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन दूसरे चैप्टर्स को समझने के लिए वो बेसिक सा आइडिया आपको होना जरूरी है। तो पहले चलो स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट फंक्शन से। सुनो मेरे बात। फंक्शन एक मशीन की तरह होता है, बार बताया हूँ। फंक्शन बिल्कुल एक मशीन की तरह होता है, फंक्शन एक मशीन ही होता है। ठीक है, जैसा आपका वॉशिंग मशीन में घर में होता है ना, वॉशिंग मशीन, उसमें आप कुछ इनपुट देते हो, कुछ आउटपुट निकलता है ना। इनपुट देते हो गंदे कपड़े, आउटपुट निकलता है सफेद साफ साफ कपड़े, है ना। अब तो वॉशिंग फंक्शन भी उसी तरह का होता है, उसमें इनपुट दिया जाता है और इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग में आउटपुट निकलता है। ठीक है, और दूसरा बात है कि मशीन का एक कैपेसिटी होता है कि मशीन ये चीजें इनपुट में ले सकता है, ये नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल आप अगर वॉशिंग मशीन के अंदर लेके चावल डालोगे, क्या हो जाएगा, वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगा ना। और तो सिर्फ कपड़े ले सकता है ना, चावल डालोगे तो चावल थोड़ी ना साफ करके दे देगा। तो उसका एक कैपेसिटी होता है कि ये इनपुट में मुझे दे सकते हो, ये नहीं दे सकते हो। बिल्कुल उसी तरह फंक्शन का भी एक कैपेसिटी होता है कि ऐसा ऐसा इनपुट वो ले सकता है और ऐसा ऐसा इनपुट नहीं ले सकता है। मशीन का एक आउटपुट का भी कैपेसिटी होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा वॉशिंग मशीन मुझे आउटपुट में सिर्फ सफेद कपड़े ही दे सकता है, कुछ और देगा क्या? मेरा वॉशिंग मशीन आउटपुट में मुझे कभी कभी कुछ और दे देगा क्या? सफेद कपड़े के अलावा कुछ और कभी दे सकता है? नहीं नो ना। सर। बस अच्छा। उसी तरह फंक्शन का भी एक आउटपुट देने का कैपेसिटी होता है कि ये दे सकता हूँ, ये नहीं दे सकता हूँ। ठीक है ना, बस इतना फंडा आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी देखो, पहले स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट फंक्शन से। बेटे कांस्टेंट फंक्शन किस टाइप का होता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, वेयर के इज ए रियल नंबर, वेयर के इज ए रियल कांस्टेंट। ठीक है ना। अब एक कांस्टेंट फंक्शन का बिहेवियर कैसा होता है? देखो बेटा, आपको बताया हूँ बार बार, जो ब्रैकेट के अंदर जो एक्स लिखा है ना, उसको मैं पेन चेंज करता हूँ। एफ ऑफ एक्स, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो एक्स लिखा है ये क्या होता है? इनपुट, या फिर हम उसको आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। और पूरा जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या होता है बेटा? उसका आउटपुट है ना। एफ ऑफ एक्स पूरा क्या होता है बेटा? आउटपुट। ब्रैकेट के अंदर जो इनपुट लिखा होता है वो एक्स होता है, और पूरा एफ ऑफ एक्स उसका आउटपुट होता है। और एफ ऑफ एक्स को हम कभी कभी क्या, बहुत बार वाई भी बोलते हैं। ठीक है, सुनो मेरे बात। तो एक्स होता है इनपुट एंड वाई होता है आउटपुट। तो मशीन के अंदर एक्स जाता है और बाहर कौन निकल के आता है बेटे? वाई निकल के आता है, वाई या फिर एफ ऑफ एक्स निकल के आता है। ठीक है, अब ये फंक्शन यस। का बिहेवियर क्या है ना, इस फंक्शन में इनपुट आप कुछ भी दे दो, इसका आउटपुट हमेशा कांस्टेंट के आएगा। जो भी कांस्टेंट आप डिसाइड करोगे, मानो मेरा कांस्टेंट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, और मैं इसको इनपुट में कोई भी रियल नंबर दे दूं, इसका आउटपुट हमेशा 2 ही आएगा, हमेशा 2 आएगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आउटपुट है वो इनपुट के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एक कांस्टेंट है, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो एक्स कुछ भी रियल नंबर दे दो, आउटपुट हमेशा 2 ही आने वाला है। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब आता है कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन। देखो बेटे, डोमेन, डोमेन का डेफिनेशन है, बार बताया कि फंक्शन के टर्म में डोमेन का डेफिनेशन आप क्या समझो बेटे? सेट ऑफ इनपुट्स, है ना, सेट ऑफ इनपुट्स। एंड रेंज क्या होता है? सेट ऑफ आउटपुट्स। बट आपको याद है ना, ये है एक सेट, ये एक दूसरा सेट, है ना। ये सेट में एक्स होता है और ये सेट में वाई होता है ना। तो एक्स होता है इनपुट, वाई होता है आउटपुट, और फंक्शन होता है बेटे मीडिएटर, है ना। फंक्शन क्या करता है कि सेट ए का एक्स को सेट बी का वाई के साथ रिलेट करवाता है ना। फंक्शन भी एक रिलेशन होता है। तो एक्स को बोलते हैं इनपुट एंड यस। वाई को बोलते हैं आउटपुट।
और एक्स को हम और क्या, इनपुट को हम और क्या भी बोलते हैं, प्री इमेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री इमेज। एंड आउटपुट को और क्या बोलते हैं? इमेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज भी बोलते हैं। तो सारे इनपुट, फंक्शन का सारे इनपुट जो एक्स वैल्यू जो कहाँ पर होते हैं बेटा, उसका फर्स्ट सेट पे होते हैं। और फंक्शन का पूरा फर्स्ट सेट डोमेन होता है ना। तो बेटा डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ इनपुट्स, एक्स वैल्यूज को लेके जो सेट बना हुआ है वो होता है उसका डोमेन, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ आउटपुट्स, की फंक्शन जो जो आउटपुट आपको देगा वो सारे आउटपुट को लेके जो सेट बनाओगे वो सेट को बोलते हैं रेंज। अभी देखो बेटा बी रेंज नहीं है, बी हर वक्त रेंज नहीं होता है, बी एक्चुअली कोडोमेन है, बी एक्चुअली कोडोमेन है। एंड रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है। मतलब जो आउटपुट्स होते हैं आपका वो इसी कोडोमेन के अंदर ही होते हैं, लेकिन कोडोमेन में कुछ एलिमेंट खाली भी बैठ सकते हैं। आपको पता है फंक्शन में कोडोमेन में कुछ एलिमेंट खाली भी बैठ सकते हैं। तो रेंज आपका जो कि सेट ऑफ आउटपुट है वो कोडोमेन का सबसेट है। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? रेंज कोडोमेन इक्वल हो जाते हैं, लेकिन इनटू फंक्शन में रेंज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट होता है। आपको पता है कि ऑन टू में कोडोमेन के सारे एलिमेंट एंगेज होते हैं, लेकिन इनटू में कोडोमेन में कुछ एलिमेंट खाली भी बैठते हैं। तो रेंज जो कि कोडोमेन के अंदर होता है ना, रेंज क्या होता है? कोडोमेन के अंदर होता है। लेकिन जो पूरा का पूरा फर्स्ट सेट वो होता है डोमेन, और उसी के अंदर सारे इनपुट रहते हैं। और जो सारे आउटपुट से उनको लेके जो सेट रेंज होता है वो कोडोमेन के अंदर रहता है ना। कोडोमेन का बच्चा है वो ना, कोडोमेन अगर पापा है तो रेंज उसका बेटा है ना, कोडोमेन अगर पापा है तो रेंज उसका बेटा है ना। तो कभी कभी रेंज कोडोमेन के साथ इक्वल हो सकता है, जब कोडोमेन का जब सारे एलिमेंट एंगेज हो जाए। कभी कभी रेंज कोडोमेन के अंदर छोटू सा प्रॉपर सबसेट भी होता है। तो अब ऐसा समझ लो कि सारे आउटपुट इसी के अंदर मौजूद है। ये होता है कहानी। अब कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन, डोमेन का मतलब है ऑल, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। अब देखो बेटे हमारा जो टोटल 11th 12th चैप्टर, 11 12th में जितने भी हम फंक्शन के बारे में फंडा पढ़ रहे हैं सब रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन। इनफैक्ट रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल फंक्शन से। ऑल ऑफ दीज आर रियल फंक्शंस। अब आप बोलोगे सर रियल फंक्शन का मतलब क्या होता है? देखो बेटे रियल फंक्शन एक फंक्शन होता है जो कि इनपुट में सिर्फ रियल नंबर ही ले सकता है एंड आउटपुट में भी सिर्फ रियल नंबर ही दे सकता है। रियल फंक्शन को आप इनपुट में सिर्फ रियल नंबर दे सकते हो एंड आउटपुट में वो सिर्फ रियल नंबर दे सकता है। वो इनपुट में रियल नंबर के अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं ले सकता, आउटपुट में भी रियल नंबर के अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दे सकता। अगर देगा बेटे या फिर अनडिफाइंड नंबर नहीं ले सकता, अनडिफाइंड नंबर नहीं दे सकता। इनपुट में सिर्फ रियल लेगा, आउट में भी सिर्फ रियल नंबर आज आउटपुट देगा। तो बेटे कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन, डोमेन मतलब द सेट ऑफ इनपुट्स फॉर व्हिच द फंक्शन गिव्स यू रियल नंबर एज आउटपुट। मतलब कौन से एक्स वैल्यूज के लिए, एक्स क्या होता है बेटा? इनपुट। एक्स क्या होता है? इनपुट। कौन से एक्स वैल्यूज के लिए आपका फंक्शन रियल नंबर एज आउटपुट देगा, वो सारे एक्स वैल्यूज का सेट को हम बोलेंगे डोमेन। कौन से इनपुट्स के लिए फंक्शन आपको रियल नंबर एज आउटपुट देगा। तो यहां पर बेटे इस फंक्शन को आप इनपुट में दुनिया का कोई भी रियल नंबर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी रियल नंबर दे दो आपको इसको इनपुट में, इसका आउटपुट तो हमेशा कांस्टेंट ही आने वाला है। तो इसका आउटपुट तो इनपुट के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, तो इनपुट में कुछ भी दे सकते हो। तो बेटे इसका डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर इसको आज इनपुट अगर देते हो तो इसका आउटपुट हमेशा एक रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि इसका जो कांस्टेंट फंक्शन जो के लिखा हूं वो के एक रियल नंबर में लिया हूं, है ना। तो इसका डोमेन क्या होगा बेटे? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब नेचुरल क्यों लिखा हूं आगे बताऊंगा। रेंज, रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स। अब ये फंक्शन को इनपुट में जो भी दो इसका आउटपुट तो हमेशा के ही आएगा। तो इसका आउटपुट के सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा के, इसका आउटपुट एक सिंगल सेट बनेगा ऐसा। अच्छा एक नोट देखो बेटे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ऑब्वियसली आउटपुट एक कांस्टेंट आ रहा है हमेशा। लेकिन इसको हम और भी एक चीज बोलते हैं, जीरो फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? जीरो फंक्शन। इसका इनपुट जो भी दे दो आउटपुट जीरो होता है, तो इसको पर्टिकुलरली ये कांस्टेंट फंक्शन को हम जीरो फंक्शन बोलते हैं, है ना। ये मत आर्ग्यू करना तो सर
सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन को वन फंक्शन क्यों नहीं बोलते, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू को टू फंक्शन क्यों नहीं बोलते? अभी वो मुझे पता नहीं, मैथमेटिशियन लोग बोल के गए बेटे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो को जीरो फंक्शन बोलने का, तो बोलने का तो बोलने का है ना, आप ये मत आर्ग्यू मत कर देना, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बात समझाता हूँ, नेचुरल डोमेन का मतलब क्या होता है। देखो बेटे, एंट्रेंस में भी आप ये चीज एनकाउंटर करोगे, नेचुरल डोमेन, खाली डोमेन, ये चीजों के बीच में एक अंतर होता है। और अंतर में ऐसे समझा सकता हूँ, सपोज बेटे आप बाइक खरीदने के लिए गए शोरूम में, होंडा शोरूम में गए, ठीक है ना बेटे, बाइक्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं होता है। लेट मी टेल यू, मैं बचपन से ही मतलब मुझे मेरे सारे दोस्त मुझे गीक नाम से पुकारते, गीक मतलब समझते हो ना, पढ़ाई के अलावा दूसरों चीजों से दिमाग नहीं जाता है। तो मैं बाइक, कार, इनफैक्ट कल ही मैं एक मूवी देख रहा था, उसमें आउडी कार को मैं BMW बोल रहा था। तो मुझे इतना जानकारी उसके बारे में नहीं होता है। तो अगर कहीं पर कुछ मतलब बाइक बाइक के बारे में कुछ गलत बोल दिया तो आप उसको करेक्ट कर लेना। तो ठीक है, आप होंडा शोरूम में गए, अभी होंडा शोरूम में बेटा होंडा का एक बाइक बता दो, जैसे होंडा साइन, ठीक है ना, होंडा साइन गाड़ी खड़ा है, होंडा साइन है ना, होंडा साइन गाड़ी खड़ा है। तो ऐसा समझ लो बेटे, यस। ऐसा समझ लो बेटे, होंडा कंपनी भगवान है, और वो कुदरत का मतलब अपना अपना गाड़ी बनाया है ना, होंडा साइन गाड़ी बनाया है। तो ये गाड़ी को लेके अगर आप खुद चलाते हो बेटे, ये नेचुरल है ना, ये नेचुरल, होंडा ने बनाया है, उसको लेकर चला रहे हो। लेकिन कुछ कुछ अमीर जाते क्या करते हैं, ये गाड़ी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाते हैं ना, थोड़ा सा चेंज चांज कर देते हैं, जैसे कि अरे भाई ये गाड़ी दे लेकिन मुझे इसमें ये चेंज करके दे, इंजन कुछ और चेंज कर दे, कुछ मतलब कुछ वगैरह वगैरह चेंज चांज कर हाँ देते हैं, थोड़ा उसका अपीयरेंस या ईयर फिर ऑफ। हाँ उसके इंजन अपीयरेंस वगैरह को चेंज कर देते हैं, मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाते हैं। तो वो हो जाता है बेटा कस्टम मेड बाइक, क्या उसको बोलते हैं, कस्टम मेड बाइक, है ना। बिल्कुल कुछ उसी तरह का चीज मैं अभी बात करूंगा। देखो, भगवान ने कांस्टेंट फंक्शन बनाए हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू, ये भगवान का बनाया हुआ फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू, है ना, ब्रह्मा जी इस फंक्शन को बनाए हैं। और ब्रह्मा जी ये बोले हैं बेटे ये फंक्शन को जो भी इनपुट में दोगे इसका आउटपुट टू आएगा। तो ब्रह्मा जी ने मतलब कुदरत ने बनाया है, तो इसका डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्योंकि मेरे ब्रह्मा जी के हिसाब से कोई भी रियल नंबर दोगे तो आउटपुट टू आएगा, तो ब्रह्मा जी के हिसाब से इसका नेचुरल डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आज इनपुट दे सकते हैं। लेकिन हम ठहरे इंसान, हमारा काम है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाना, तो हम बोलेंगे ना 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 ना, हम फंक्शन बनाते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू, लेकिन हम ना एक जबरदस्ती का काम करते हैं, और जबरदस्ती का काम ये है कि मेरा डोमेन को मैं बना देता हूं, मानो वन से लेके टू इन्फिनिटी वट एवर, मैं जो भी ले रहा हूं, एक एग्जाम्पल दी तो आपको दे रहा हूं, मैं बनाया मतलब वही कांस्टेंट फंक्शन, वही कांस्टेंट फंक्शन, बस इसको ब्रह्मा जी बनाए थे और इसको ओमप्रिय जी बना दिया है ना बेटे, थोड़ा सा उसको मॉडिफिकेशन ला लिए। ब्रह्मा जी बोले थे बेटे तुम कोई भी रियल नंबर आज इनपुट दे दो, दे सकते हो। अभी हमने क्या किया ना, उसका डोमेन को ना थोड़ा सा काट के छोटा कर दिया। हम बोले कि भाई आप इसको रियल नंबर वन से लेके, वन इंक्लूडेड है क्लोज ब्रैकेट दिया हूं और फाइव ओपन ब्रैकेट दिया हूं, मतलब वन या फिर वन से बड़ा एंड फाइव से छोटा कोई भी रियल नंबर आप इसको इनपुट में दे सकते हो, इसका आउटपुट टू आएगा। डोमेन बेटे, डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सब के सब इनपुट, ठीक है ना। तो मैं बनाया इसका डोमेन वन से फाइव, तो मैं अभी ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ कांस्टेंट फंक्शन को मॉडिफाई कर दिया और उसका डोमेन को ऐसा लिख दिया। तो मेरे हिसाब से ये जो फंक्शन बना है, इसमें अगर आप बेटे इनपुट में देखो, ब्रह्मा जी का ये जो कांस्टेंट फंक्शन था, इसको अगर मैं इनपुट में जीरो देता है इसका आउटपुट वही टू आता, क्योंकि बेटे ब्रह्मा जी का कांस्टेंट फंक्शन में नेचुरल डोमेन आर है, कोई भी रियल नंबर, जीरो भी एक रियल नंबर इनपुट में दिया आउटपुट टू आएगा। लेकिन मेरा बनाया हुआ ये जो फंक्शन है ना, इसमें अगर जीरो दोगे आउटपुट क्या आएगा पता है, अनडिफाइंड आएगा। क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि मैंने इसका डोमेन को क्या सेट कर दिया हूं, वन, वन से लेके आगे एंड फाइव से छोटे। तो जीरो इसमें आता है क्या, नहीं आता है। तो मेरा जो नो। डोमेन है, मेरा डोमेन का बाहर का कोई एलिमेंट दोगे तो मेरा फंक्शन आपको अनडिफाइंड आउटपुट देगा। अब आप ये मत आर्ग्यू कर देना सर क्यों देगा, क्योंकि मैं उसका डोमेन को चेंज कर दिया हूँ। अब डोमेन के अंदर ही तो सारे इनपुट होते हैं ना, डोमेन के बाहर थोड़ी ना इनपुट होते हैं, पूरा का पूरा फर्स्ट सेट आपका डोमेन होता है और इसी के अंदर इनपुट होते हैं, थोड़ी ना इनपुट बाहर से आएंगे, इनपुट तो ए के अंदर से ही आते हैं। तो मैं अगर डोमेन को थोड़ा काट के छोटा कर दूं तो मेरा डोमेन ये हो गया।
तो बेटे इसका मतलब होता है नेचुरल डोमेन, मतलब जो नेचुरल है। और जब हम उसको थोड़ा सा, और नेचुरल डोमेन को खाली डोमेन भी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी फंक्शन का डोमेन सेट खुद से कर देता है। तो आप समझ लेना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फंडा समझ लो, बड़े हो गए हो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। अब आते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। ओके, तो ब्रह्मा जी और एक फंक्शन बनाए हैं आइडेंटिटी फंक्शन। बड़े ब्रह्मा जी का नाम क्यों ले रहा हूँ कि वो क्रिएट किया ना, क्रिएट करते हैं ब्रह्मा जी, क्रिएट करते हैं ना। हाँ विष्णु जी हाँ पालते ठीक हैं, है। विष्णु जी पालते हैं, शिव जी क्या करते हैं, तांडव करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं बेटे लास्ट को, है ना। ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं, सारे चीज क्रिएट करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने आइडेंटिटी फंक्शन बनाए हैं। कंप्यूटर फंक्शन। हाँ, तो ब्रह्मा जी ये आइडेंटिटी फंक्शन बनाए हैं, मतलब एक मशीन ब्रह्मा जी ने बनाए हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ब्रह्मा जी का कहना है मेरा ये जो फंक्शन है, इसमें इनपुट, तुम कोई इनपुट अगर एक्स दोगे तो इसका आउटपुट मतलब एफ ऑफ एक्स वही एक्स ही आ जाएगा। मतलब इनपुट जो भी दोगे वही आउटपुट वही आ सेम जाएगा। है। तो ब्रह्मा जी ने ये बोले हैं, चलो। तो ब्रह्मा जी का एक फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब ब्रह्मा जी इसको क्यों आइडेंटिटी फंक्शन बोले हैं, इसका कारण भी है। क्योंकि बेटे ऐसा समझ लो कि इनपुट का आइडेंटिटी आउटपुट है ना, आउटपुट इनपुट आइडेंटिकल, इनपुट आउटपुट आइडेंटिकल यहाँ पर है ना बेटे, एग्जैक्ट सेम। आइडेंटिकल ट्विन समझते हो, दो मतलब ट्विन यस सर। ब्रदर पूरे एग्जैक्ट होते हैं। तो ब्रह्मा जी इसको आइडेंटिटी फंक्शन इसीलिए बोले क्योंकि इनपुट आउटपुट इसका आइडेंटिकल, इसीलिए आइडेंटिटी फंक्शन बोल दी। तो जो भी इनपुट वही आउटपुट। अब ब्रह्मा जी का जो फंक्शन है इसका नेचुरल डोमेन ब्रह्मा जी क्या सेट किया वो भी देख लेते हैं। वही बात है, डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल इनपुट्स फॉर व्हिच द फंक्शन गिव्स यू रियल नंबर एज आउटपुट। अब ये फंक्शन को इनपुट में दुनिया का कोई भी रियल नंबर दे दो, क्या प्रॉब्लम है। दुनिया का कोई भी रियल नंबर इसको इनपुट में दे दो, आउटपुट तो एक रियल नंबर ही आएगा क्योंकि इनपुट आउटपुट सेम है। तो कोई भी रियल नंबर आज इनपुट दे दो, आउटपुट वही रियल नंबर ही आ जाएगा। मतलब फॉर एनी रियल नंबर आज इनपुट यू विल गेट अ रियल नंबर आज आउटपुट। कोई भी रियल नंबर इनपुट के लिए रियल नंबर आज आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा ये जो बनाया हुआ आइडेंटिटी फंक्शन है उसका डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब अगेन हम अगर ब्रह्मा जी के फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करें तो हमारे हिसाब से हम कर सकते हैं। मैं बोलूंगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड फॉर एक्स बिलोंग टू, बेटे एक्स होता है इनपुट, एक्स बिलोंग टू, मानो मैं बोला 1 2 3, एक्स मतलब इनपुट इसी सेट को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये सेट आपका डोमेन है। तो हमने वही आइडेंटिटी फंक्शन लिखे हैं लेकिन ब्रह्मा जी का नहीं, ये हमारा बनाया हुआ है। हम बोल रहे हैं बेटा इनपुट इसमें 1 2 3 दे सकते हो। इनपुट 1 का आउटपुट 1 आएगा ऑब्वियसली, इनपुट 2 का आउटपुट 2 आएगा ऑब्वियसली, इनपुट 3 का आउटपुट 3 आएगा ऑब्वियसली। अब इनपुट में अगर इसको जीरो दोगे, ये दोगे आपको कद्दू, क्या देगा आपको, अरे समझ रहे हो, एफ ऑफ जीरो दोगे, जीरो अगर इनपुट में दोगे तो क्या देगा, कद्दू, अरे समझ रहे हो, अनडिफाइंड। यस ठीक है। सर। हाँ, तो ये होता है फंडा। अब आगे चलते हैं। अब आता है इसका रेंज। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ आउटपुट। भाई इसका रेंज भी तो सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा, क्योंकि कोई भी रियल नंबर आप इसको इनपुट में दे दो, आउटपुट तो मतलब सारे रियल नंबर इसका आउटपुट में भी तो आ जाएंगे। सारे रियल नंबर इसके इनपुट में आते हैं एंड उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में तो वही नंबर आज आउटपुट आ जाता है। तो रेंज भी क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर। समझ रहे हो मेरी बात। अब यस सुनो, सर। अब सुनो, ये जो नोट है, ये नोट जो अभी जो ब्रह्मा जी की हमारे बारे में बात कर रहे हैं, ये नोट वही लिखा है। देखो बेटे एक तरह का आइडेंटिटी फंक्शन होता है ऑन सेट है। आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट है, मतलब समझाता हूं। सपोज मेरे पास एक सेट ए है और उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट है। बेटे फंक्शन एक रिलेशन होता है, फंक्शन भी एक रिलेशन होता है। आपको मालूम है कि दुनिया के सारे फंक्शन एक रिलेशन होते हैं। तो जब मैं बोल रहा हूं कि दिस इज ए फंक्शन ऑन सेट ए, मतलब दिस इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इटसेल्फ। मतलब यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसका डोमेन भी ए है, को डोमेन भी ए ही है, ठीक है। अब ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट है, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई और नीचे एक छोटा सा ए के द्वारा, ठीक है। कैपिटल आई
और नीचे नीचे में एक छोटू सा ए के द्वारा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए को डिनोट करते हैं। और ये फंक्शन क्या होता है, वही होता है, इसका काम वही है। बस इस फंक्शन को अगर आप इनपुट में, मतलब यही वही आइडेंटिटी फंक्शन है, इनपुट जो आउटपुट वही, लेकिन ये बस सिर्फ और सिर्फ ए फंक्शन ए सेट के ऊपर काम करता है, मतलब इसका डोमेन सेट ए ही है। तो इनपुट अगर 1 दोगे, इसका आउटपुट 1, इनपुट अगर 2 दोगे तो आउटपुट 2, इनपुट अगर 3 दोगे तो आउटपुट इसका 3। तो ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ सेट ए के ऊपर काम करता है। तो सेट ए से ही इनपुट लेता है और सेट ए में ही इनपुट छोड़ देता है। मेरा बात समझ रहे हो, क्लियर और ना? हाँ। तो Yes, sir. तो मैं वही लिखा हूं, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए इज डिनोटेड बाय आई ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन इनपुट आउटपुट बराबर फॉर ऑल। बेटे ये जो सिंबल है, बार बार बताया हूं, ये सिंबल फॉर ऑल है ना, फॉर ऑल, समझ रहे हो, फॉर ऑल है ना, मतलब सारे के। Yes. तो ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है, उसको अगर इनपुट में एक्स दोगे तो आउटपुट इसका एक्स आएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, मतलब सेट ए का सारे के सारे इनपुट जो कि एक्स है हमारे, उसको लेके अगर इसको दोगे तो आउटपुट वही आ जाएगा, है ना। तो मेरा समझ रहे हो, सेट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सेट, सेट ए का कोई भी एलिमेंट आज इनपुट दोगे तो आउटपुट वही आ जाता है। आई होप आप समझ पाए, राइट, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन को अगर बेटा ऑर्डर पेयर में हम लिखे, बताया क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन इज नथिंग बट आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। ये सेट ए के ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन को ही आइडेंटिटी फंक्शन बोल रहे हैं, और कुछ नहीं। मेरा बात समझ रहे हो, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन अगर सेट ए के ऊपर बनाए तो क्या होता है, सेट ए का एवरी एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने साथ रिलेटेड होता है ना आइडेंटिटी फंक्शन में, आइडेंटिटी रिलेशन में, मतलब 1 1 2 2 3 3। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन याद है ना, कि सेट ए का एवरी एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने साथ रिलेट होते हैं, तो वही आइडेंटिटी रिलेशन को ही आइडेंटिटी फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है, ऑन सेट ए। आगे चलें। Yes, रेसिप्रोकल sir. फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन। तो ब्रह्मा जी ने और एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन मतलब जो भी इसको इनपुट में दोगे इसका आउटपुट क्या आएगा, उसका रेसिप्रोकल, मतलब इनपुट अगर x है तो आउटपुट क्या है बेटे, 1/x. 1/x। समझ रहे हो ना मेरे पास, Yes, फंक्शन sir. का डेफिनेशन के हिसाब से इनपुट अगर x तो आउटपुट आ जाएगा 1/x। अब ब्रह्मा जी मतलब इनपुट अगर 5 दिए तो आउटपुट क्या आएगा, 1/5। इनपुट अगर 1/5 दिए तो आउटपुट क्या आएगा, 5। समझ रहे हो, रेसिप्रोकल। अब आते हैं इसका डोमेन। तो ब्रह्मा जी जो फंक्शन बनाए हैं, जरा सोचो, क्या इसको इनपुट में कोई भी रियल नंबर दे सकते हो जिसके लिए आपको आउटपुट भी रियल आ जाएगा, या फिर ऐसा कोई भी एक इनपुट है, कोई एक ऐसा रियल नंबर है जिसको इनपुट में देने से इसका आउटपुट रियल नहीं आएगा, ऐसा कोई, इज देयर सम इनपुट फॉर विच द फंक्शन इज नॉट गोइंग टू गिव यू रियल नंबर एज आउटपुट? अरे जीरो, अरे जीरो क्या होगा, एफ ऑफ जीरो यहाँ पर क्या होगा, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes. तो ये फंक्शन, ये जो रेसिप्रोकल फंक्शन ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, क्या ये रेसिप्रोकल फंक्शन को इनपुट में जीरो दे सकते हो? No, sir. No, sir. नहीं, आउटपुट तो इसका अनडिफाइंड आ जाएगा। देखो बेटा, हम सारे रियल फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इनपुट भी रियल होना चाहिए, आउटपुट भी रियल होना चाहिए। अभी इनपुट जीरो देने से इसका आउटपुट क्या आ रहा है बेटे, अनरियल आ रहा है, रियल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब इसको इनपुट में आप जीरो नहीं दे सकते। जीरो इसको अगर इनपुट में दोगे तो इसका बदहजमी होगा, है ना, बदहजमी होगा, खराब हो जाएगा, मशीन खराब होकर खराब हो जाएगा, डिफंक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका जो डोमेन होगा, क्या करेंगे ना, ऑल रियल नंबर माइनस जीरो, जीरो के अलावा बाकी सारे रियल नंबर आप इसको इनपुट में दे सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इसका रेंज। अब बेटे मेरे बात सुनो, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, मानो एफ ऑफ एक्स को मैं वाई बोल देता हूं, वाई इज इक्वल टू 1/x। तो बेटे 1 तो x क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा ना, x क्या हो जाएगा, 1/y। अब देखो बेटे, अगर मैं इसका आउटपुट को जीरो पकड़ूं, सपोज मैं इसका आउटपुट को जीरो पकड़ता हूं, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में इनपुट क्या आता है,
अनडिफाइंड हो जाता है, आउटपुट वाई है ना, वाई टू वाई आउटपुट में अगर जीरो रख दो तो इनपुट क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। मतलब इनपुट अनडिफाइंड होगा तो जाके आउटपुट जीरो होगा, लेकिन इनपुट अनडिफाइंड दे सकते हो क्या, इनपुट अनडिफाइंड दे सकते हो क्या, नो सर। तो आउटपुट कभी जीरो आएगा क्या इसका, इसका आउटपुट कभी जीरो आएगा, नो सर। नहीं आएगा ना। अरे इसका आउटपुट जीरो तभी आएगा ना जब इनपुट में अनडिफाइंड दोगे, क्योंकि देखो आउटपुट वाई अगर हाँ जीरो रखते हो तो इनपुट हो जाता है अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड इनपुट तो नहीं दे सकते, इसका मतलब इसका आउटपुट हाँ कभी जीरो आएगा ही नहीं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा बेटे, आर माइनस जीरो, मतलब इसका आउटपुट भी जीरो के अलावा सारे रियल नंबर आ जाएंगे, बस जीरो नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हो बेटे मेरी बात। यस सर। ओके, तो फंडा फंडा समझने की कोशिश करो, आगे चलते हैं। अब आते हैं बेटा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। बेटे मॉडुलस फंक्शन को हम और भी बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मतलब या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मॉडुलस फंक्शन गिव्स यू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर, और एब्सोल्यूट वैल्यू को हम न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन का काम है, इसको आप जो भी इनपुट में दोगे रियल नंबर, वो आउटपुट में क्या देगा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब क्या है कि सपोज आप इसको इनपुट में -2 दोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा ना, -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू। बेटा -2 का न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। मेरे बात समझ रहे हो। अगर मैं इसको इनपुट में -3 दूंगा तो ये क्या देगा मुझे, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि 3 है। मतलब ऐसा समझो कि बेटे इनपुट अगर नेगेटिव है तो उसको नॉन नेगेटिव बना देता है ना, नॉन नेगेटिव बना देता है। -2 का नॉन नेगेटिव वर्सन 2 है, -3 का नॉन नेगेटिव वर्सन 3 है। इनपुट में अगर जीरो दोगे तो आउटपुट वही जीरो आ जाएगा, है ना, क्योंकि जीरो, अरे जीरो का न्यूमेरिकल वैल्यू तो जीरो ही होगा। और इनपुट में अगर पॉजिटिव नंबर दोगे आउटपुट वही आ जाएगा, आउटपुट वन, आउटपुट दोगे तो टू दोगे तो टू आ जाएगा, क्योंकि टू का न्यूमेरिकल वैल्यू तो टू ही होगा ना। अरे समझ रहे हो। तो मॉडुलस फंक्शन या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या करता है ना, रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। तो रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू जो देता है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है। सपोज मैं x के जगह एक नेगेटिव नंबर पुट करता हूं -2, इसका आउटपुट क्या जाता है, -2 का मॉड, जो कि क्या है भाई, 2 है ना, -2 का मॉड 2 है। लेकिन -2 से 2 मिला कैसे, -2 से 2 मिला कैसे, क्या करने से -2 से 2 मिलेगा, -2 में क्या करने से, -2 का खास हाल क्या करने से उससे 2 आ जाएगा, उसमें एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो। अरे मेरे बात समझ रहे हो, -2 में माइनस मल्टीप्लाई करने से +2 हो जाता है ना। यस आप सर। इसको इनपुट में मानो -3 दिए, इसका आउटपुट क्या आएगा, -3 का मॉड, मतलब -3 में एक माइनस मल्टीप्लाई करके +3 आ जाएगा। तो कहानी ये है कि अगर बेटे आपका इनपुट अगर x नेगेटिव नंबर होता है, इफ x इज नेगेटिव, यहाँ पर x बेटा हम नेगेटिव लिया ना बेटे, x का वैल्यू यहाँ पर 0 से छोटा है, तो अगर आपका इनपुट x 0 से छोटा लेते हो तो मॉड x का वैल्यू क्या आ जाता है, मॉड x मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाता है, जो भी नंबर का मॉड निकाल रहे हो उसमें का माइनस मल्टीप्लाई करके आ जाता है ना। अगर आपका x अगर नेगेटिव है तो आउटपुट क्या आता है बेटे, वो नेगेटिव नंबर में एक माइनस मल्टीप्लाई होके आ जाता है। मेरे बात समझ रहे हो, मतलब -x आ जाएगा। क्लियर और नॉट, अरे समझ रहे हो। यस सर। तो इनपुट अगर 0 से छोटा तो आउटपुट क्या होगा, उसका नेगेटिव आ जाएगा। इनपुट अगर -2 दिए, -2 0 से छोटा, आउटपुट क्या आएगा, -2 का नेगेटिव जो कि +2 होता है। अच्छा, अच्छा, इनपुट अगर आप इसको 0 देते हो ना, x इज इक्वल टू 0 पुट करते हो, तो एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 0 का मॉड जो कि 0 होता है। अच्छा, इनपुट अगर आप एक पॉजिटिव नंबर पुट करते हो ना, सपोज फॉर एग्जांपल इनपुट 2 पुट करो, आउटपुट क्या आएगा इसका, वही 2।
इनपुट और एक पॉजिटिव नंबर, जो भी पॉजिटिव नंबर आप पुट कर सकते हो, आउटपुट क्या आएगा, वही नंबर। तो इसका मतलब है हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, बेटा अगर आपका इनपुट जीरो या फिर जीरो से बड़ा कोई नंबर देते हो तो मॉड x का वैल्यू वही x ही आ जाता है। मेरे बात समझ रहे हो? अरे जो यस भी सर। इनपुट है वही आ जाता है। तो उसका डेफिनेशन को हम ऐसे यहाँ पर लिखें, आप समझ सकते हो कि मॉड x इज इक्वल टू एक्स व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन जीरो। जब x जीरो से छोटा होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, माइनस एक्स, और अगर जीरो या फिर जीरो से बड़ा होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एक्स। अब इसका डोमेन, भाई ऐसा कोई रियल नंबर है क्या जिसको आप इनपुट में नहीं दे सकते? आप सोचो, सारे रियल नंबर दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते? सारे रियल नंबर का मॉड निकल सकता है ना। ऐसा कोई रियल नंबर है इसका मॉड आप नहीं निकाल पाओ? रियल नंबर का मॉड तो आ जाएगा ना, कोई भी रियल नंबर। तो इसका डोमेन क्या होगा बेटे, आर। रेंज, बेटे इसका आउटपुट हमेशा जीरो या फिर जीरो से बड़ा आएगा, है ना, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, उसका आउटपुट कभी नेगेटिव आता है थोड़ी ना, हमेशा जीरो या फिर पॉजिटिव आता है ना। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी, और जीरो में क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि जीरो भी इंक्लूडेड है, जीरो भी इसका आउटपुट आ सकता है ना। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। अच्छा बेटे एक्स का मॉड का जगह मैं अगर एफ ऑफ एक्स का मॉड लिखा ना, एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन है और उसका मॉड अगर मैं निकाल रहा हूँ, बेटा अगर एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है, अगर उसका वैल्यू अगर नेगेटिव होगा, या जैसे यहाँ पर हो रहा था, जिसका मॉड निकाल रहे हो अगर वो नंबर खुद नेगेटिव है तो आउटपुट क्या आ जाता है बेटे, माइनस दैट नंबर। तो यहाँ पर आप एफ ऑफ एक्स का मॉड निकाल रहे हो, अगर एफ ऑफ एक्स नेगेटिव होगा तो उसका मॉड क्या आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, उसमें माइनस मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स खुद अगर नेगेटिव है तो उसमें माइनस मल्टीप्लाई होकर मतलब पॉजिटिव बन के आ जाएगा आउटपुट। लेकिन अगर जिसका मॉड निकाल रहे हो, एफ ऑफ एक्स का मॉड निकाल रहे हो, अगर एफ ऑफ एक्स खुद पॉजिटिव या फिर जीरो है तो बेटा इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, वही एफ ऑफ एक्स ही आ जाएगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो? क्लियर? यस yes, सर। सर। और आगे चले, मॉडुलस फंक्शन खत्म। अच्छा टाइम कितना हुआ? सर 11:58। 11 58। 58। तो हमारे पास और कितना समय है? आधा घंटा शायद। ओके, वेरी गुड वेरी सर आधा घंटा। गुड। ओके, अब डिस्कस करते हैं बेटा सिग्नम फंक्शन, है ना। अब सिग्नम फंक्शन का नाम सिग्नम है ना, सबनम मत समझ लेना बेटे, हैं, सबनम मत समझ लेना, सिग्नम है, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अब इस, याद में अच्छा रहेगा। हाँ याद अच्छा रहेगा वैसे। हाँ, याद अच्छा रहेगा, सबनम ज्यादा याद अच्छा रहेगा, सिग्नम अच्छा नहीं रहेगा, चट। सिग्नम फंक्शन है ना। अब इस सिग्नम फंक्शन का नेचर समझते हैं, सुनो। बहुत सिंपल सा इसका नेचर है। इसको अगर बेटे इनपुट में जीरो दोगे, इसका आउटपुट जीरो आएगा। और अगर इसको इनपुट में पॉजिटिव नंबर दोगे, मतलब इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसका आउटपुट वन आएगा। अगर इनपुट में कोई भी नेगेटिव नंबर दोगे, मतलब इफ एक्स इज लेस देन जीरो, तो इसका आउटपुट माइनस वन आएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन का आउटपुट हमेशा वन या फिर जीरो या फिर माइनस वन आता है, क्योंकि रियल नंबर या तो जीरो होता है, या तो पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव होता है। इनपुट में जीरो दे दिया, आउटपुट इसका जीरो आ गया। इनपुट में पॉजिटिव नंबर दिया, आउटपुट इसका वन हमेशा आएगा। इनपुट में नेगेटिव नंबर दे दिया, आउटपुट हमेशा इसका माइनस वन आएगा। मतलब ये सिग्नम फंक्शन अगर हम इनपुट में कोई भी पॉजिटिव नंबर देते हैं, 3.5 देते हैं, तो आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। अरे समझ रहे हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर इनपुट तो वन, इनपुट में जीरो दोगे तो आउटपुट जीरो आएगा, एंड इनपुट में कोई भी नेगेटिव नंबर दे दो, आउटपुट में क्या आएगा बेटा, हमेशा माइनस वन आएगा। यू गेट इट? ये होता है सिग्नम फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक। अब ये जो सिग्नम फंक्शन है बेटे, इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। अब इसका डोमेन देखो बेटे, कोई प्रॉब्लम है आप इसको तो डेफिनेशन से ही देख लो, आप इसको जीरो भी इनपुट में दे सकते हो, एनी रियल नंबर ग्रेटर देन भी जीरो भी दे सकते हो, एनी रियल नंबर लेस देन जीरो भी दे सकते हो। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ आउटपुट्स। और इसका आउटपुट्स तो जो भी इनपुट दो, इसका आउटपुट या तो माइनस वन आता है, या तो जीरो आता है, या तो वन आता है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस वन, जीरो, वन। बेटा लास्ट को मैं सबका ग्राफ भी आपको दिखा दूंगा। एवरीबॉडी गॉट इट?
एवरीबॉडी गॉट यस इट? सर। यस सर। अच्छा, अब देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सुनो मेरे बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है बेटे? ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया था, दोबारा रिकॉल करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है और उसका सिंबल कैसा होता है? जैसे हम मॉड एक्स को ऐसे लिखते हैं ना, उसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को हम ए से एक्स के दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं ना, इसको बोला था एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अब क्या उसका वैल्यू होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एक्स। कोई भी एक्स, कोई भी एक नंबर का आप जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हो तो क्या आता है आंसर में? द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब क्या, समझ लो। मानो बेटा नंबर लाइन में एक इंटीजर इधर आई है ना, आई इज एन इंटीजर, आई फॉर इंटीजर, एक इंटीजर इधर है, उसका नेक्स्ट इंटीजर क्या आ रहा होगा? आई प्लस वन। और एक इंटीजर का नेक्स्ट इंटीजर क्या आएगा? उसमें वन ऐड कर दो, एक इंटीजर आई, उसका नेक्स्ट इंटीजर आई प्लस वन। और सपोज आपका नंबर एक्स, ये दोनों में से कहीं अंदर कहीं पर है ना, मानो इधर है एक्स, और मैं ये एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना चाहता हूं। अब डेफिनेशन के हिसाब से इसका आउटपुट क्या आएगा ना, द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एक्स। बट जरा सोचो, एक से छोटे बहुत सारे इंटीजर है ना, एक से छोटे इन्फाइनाइट इंटीजर, एक आई है और इसके पीछे कहीं पर आई माइनस वन आ रहा होगा, और पीछे आई माइनस टू आ रहा होगा, ऐसे बहुत सारे इंटीजर एक्स के पीछे। उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? जो उसके जस्ट पहले आता है ना, ये सारे इंटीजर में से सबसे बड़ा, मतलब एक्स से छोटे जितने भी इंटीजर हैं उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? आई है ना, जो कि एक्स का जस्ट पहले आता है। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? ठीक है, हेलो, गॉट इट और नॉट? यस। हाँ, तो एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर क्या आता है बेटे? उसका जस्ट पहला वाला इंटीजर है ना, उसमें जस्ट पहले जो इंटीजर है। तो सपोज मैं आपको 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछूं, क्या होगा 0.5 का जस्ट पहला वाला इंटीजर? जीरो, 0.000000000001, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? अरे समझ रहे हो? 1.325, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? अरे उसका जस्ट पहला वाला। ए भाई समझ रहे वन। हो? यस। -0.5 का जरा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताओ बेटे, सोच के। नंबर लाइन में इधर जीरो होता है, इधर -1 होता है, और -0.5 कहाँ पर होगा? यहीं पर कहीं पर होगा ना। उसका ग्रेटर इंटीजर वैल्यू क्या आएगा बेटे? उसका जस्ट जीरो। पहला वाला इंटीजर कौन है? -1। अरे एवरीबॉडी गॉट इट? हाँ सर। -1.2 का ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा? -1.2 वन। इधर कहीं पर होगा, -1.2 टू। इधर कहीं पर होगा। टू। उसका उसका पहला वाला इंटीजर -2। क्या होगा? -2। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। अच्छा, अब इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा? देखो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही इंटीजर आ जाएगा, है ना। मान फॉर एग्जांपल 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही 1 होता है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही 2 होता है, ठीक है ना। इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही आता है। -1 का इंटीजर वही -1 आ जाएगा, -2 का इंटीजर का इंटीजर वही आ जाता है। तो ध्यान रखा करो बेटे, ये फंक्शन का आउटपुट कैसे आता है ना, उसका जस्ट पहला वाला इंटीजर, या फिर अगर वो खुद इंटीजर है तो वही आज आउटपुट आ जाता है, ठीक है। इसलिए तो लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एक्स। इक्वल टू एक्स कब होगा? जब एक्स खुद इंटीजर होगा ना। अगर एक्स खुद इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही आ जाएगा, इक्वल टू एक्स आ जाएगा। लेकिन अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स। जैसा कि यहां पर एक्स है और इसके लेस में बहुत सारे इंटीजर हैं पीछे, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर जो कि उसका पहले आता है ना, वही उसका वैल्यू आता है। तो मतलब समझ गए इसको क्यों ग्रेटेस्ट इंटीजर बुलाता है? अच्छा, इसका डोमेन क्या होगा बेटे? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर आप इसको इनपुट में दे सकते हो। अच्छा, इसका रेंज क्या होगा? आप देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। अरे समझ रहे हो, इसका आउटपुट हमेशा एक इंटीजर आता है ना। इंटीजर, अरे समझ रहे हो ना, कोई भी इंटीजर आज इनपुट दो, आउटपुट वही इंटीजर आ जाता है। नॉन इंटीजर तो उसका जस्ट पहला वाला इंटीजर आता है, तो इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर ही आते हैं। तो इसका रेंज क्या होगा? सेट ऑफ ऑल इंटीजर। यू गेट इट? हैं? अच्छा,
यस तो यहाँ पर देखो बेटे, अच्छा ये एक आप पढ़े थे याद है, दिस इज नाइदर वन नॉर ऑन टू। सपोज दे रखा है f इज फ्रॉम r टू r, तो बेटे ये फंक्शन वन वन भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। क्यों? इसको अगर मैं इनपुट 0.5 दूं, उसका आउटपुट क्या आएगा? 0। इसको और इनपुट में 0.1 दूं भी आउटपुट क्या आएगा? 0। अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट, तो क्या होगा ये बेटे? मेनी वन हो जाएगा, वन वन नहीं होगा। वन। अभी ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं होगा, इन टू होगा। क्यों? इसका कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है ना। हाँ अब इसका कोडोमेन में सारे रियल नंबर है, लेकिन इसका आउटपुट तो सिर्फ इंटीजर ही आते हैं। तो इसके कोडोमेन में जो नॉन इंटीजर वाले नंबर होंगे वो किसी का भी आउटपुट नहीं बनेंगे, वो खाली बैठेंगे ना इसके अंदर। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इसका रेंज क्या होगा बेटे? नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि इसका रेंज क्या है? सेट ऑफ इंटीजर, लेकिन कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर रेंज कोडोमेन का छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर बस क्लियर ना, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। अच्छा इसका ग्राफ देखो बेटे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब सुनो बेटे, फंक्शन का ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं, ध्यान रखा करो, एक्स एक्सिस पर सारे इनपुट प्लॉट करते हैं एंड वाई एक्सिस के अलोंग पर सारे आउटपुट प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। वाई एक्स एक्सिस के अलोंग पर इनपुट, वाई एक्सिस के अलोंग पर आउटपुट प्लॉट करते हैं। और फंक्शन का जो ग्राफ होता है, वो ग्राफ के ऊपर कोई भी एक पॉइंट अगर आप लो, सपोज फंक्शन का ऊपर ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है, और इसका ग्राफ के ऊपर ये वाला पॉइंट लिया, इस पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो उस फंक्शन के लिए इनपुट है, एंड जो वाई कोऑर्डिनेट है वो उस फंक्शन का एक्स के लिए कॉरिस्पॉन्डिंग आउटपुट है। एक्स इनपुट, वाई आउटपुट। कहने का ये मतलब है कि ग्राफ के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट आप लेते हो, तो उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो इनपुट होता है, एंड जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसका कॉरिस्पॉन्डिंग आउटपुट होता है। अब मेरे बात सुनो, चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। भाई देखो, इसको अगर आप इनपुट में देखो, इसका ग्राफ में थोड़ा सा मिस्टेक है। हाँ बेटे देखो, आपको मैं पहले दिखाता हूँ इसका ग्राफ पे क्या क्या चीजें हैं। देखो बेटे, ग्राफ इसका क्या होगा बेटे? डॉटेड लाइन इसका ग्राफ नहीं है, ग्राफ है जो बेटे डार्क लाइन है ना। ये इसका ग्राफ बेटे से छोड़ छोड़ के टूटा 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 ग्राफ है ना। मैंने मतलब इसका ग्राफ बनाते वक्त आपको बार बार पेन उठाना पड़ेगा, है ना, पेन बार बार उठाना पड़ेगा। देखो इसका ग्राफ ये है, फिर पेन उठाए, 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 ये है, ऐसा आगे चलता जाएगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो? और ऐसे पीछे आता जाएगा। ये बेटा स्टेप, एक स्टेप की तरह होता है ना, स्टेप्स की तरह होता है, इसको स्टेप्स फंक्शन भी बोला जाता है। अरे समझ रहे हो मेरा बात? क्लियर और नॉट? यस सर। देखो बेटे, ये वाला पॉइंट 0 0, ये ओरिजिन है, ये ग्राफ के ऊपर है क्योंकि देखो डार्क पे है। और सही बात है ना बेटे, इनपुट जीरो पे, ग्रेड जीरो का ग्रेड इंटीजर तो वही जीरो ही आता है ना। तो 0,0 इनपुट जीरो, आउटपुट जीरो, 0,0 ग्राफ के ऊपर रहेगा। अच्छा यहाँ पर एक होल क्या गया देख रहे हो? क्यों होल क्या है पता है? अच्छा ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? XY प्लेन में है तो उसका कोऑर्डिनेट तो होगा ना 1,0। अरे ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट, लेकिन क्या ये पॉइंट को आप ग्राफ के ऊपर रख सकते हो? नहीं रख सकते ना, क्योंकि बेटे ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है इनपुट एंड वाई कोऑर्डिनेट होता है उसका आउटपुट। क्या वन का आउटपुट जीरो आता है क्या? क्या वन का क्रेडिट तो वन ही आता है ना, जीरो तो नहीं आता है। अरे समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो इनपुट वन का आउटपुट तो जीरो नहीं होता है। तो ये वाला पॉइंट को आप ग्राफ के ऊपर नहीं रख सकते, इसीलिए यहाँ पर होल कर दिया गया। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि बेटा वन का ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 1, सही बात है ना, इनपुट वन का आउटपुट वन, वन का क्रेडिट वन आता है। यस सर। अब सुनो मेरे बात, जीरो जीरो से लेके वन के पहले तक कोई भी रियल नंबर आज इनपुट दे दो, उसका आउटपुट हमेशा जीरो ही आता है। मतलब 0.1 आउटपुट जीरो, 0.2 आउटपुट जीरो, उनका सबका ग्रेडियंट जीरो होता है। तो जीरो से लेके वन तक जितने भी मतलब रियल नंबर है उनका आउटपुट हमेशा जीरो आता है। इसलिए बेटे देखो, ये जो पॉइंट है ना बेटे, ये जो नीचे वाला काला काला पॉइंट, ये काला लाइन है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है
उनका एक्स कोऑर्डिनेट, उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना, उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0.1 0.2 0.3 कुछ है, लेकिन उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि बेटा एक्स एक्स के ऊपर है ना बेटा ये लाइन। अच्छा, अब देखो 1 का आउटपुट 1 आएगा, 1 से लेके 2 तक का, 2 के पहले तक कोई भी रियल नंबर आज इनपुट दे दो, उसका आउटपुट क्या आएगा बेटे, वही 1 आएगा बेटे। देखो पैरेलली गया, देख रहे हो ना, मतलब देखो सपोज यहाँ पर एक नंबर है, सपोज यहाँ पर एक नंबर है 1.2 है ना, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा होगा 1.2 कमा 1, मतलब इनपुट 1.2 उसका इंटीजर 1। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है 1.5, तो उसका ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 1.5 कमा 1, इनपुट 1.5 तो आउटपुट 1। तो समझा करो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, यू गेट इट। अच्छा आगे चलते, तो डोमेन समझ गया, रेंज समझ गए, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन भी समझ गए। अब बेटे आते हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या आता है बेटे लिस्ट इंटीजर फंक्शन। अब सुनो, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर फंक्शन न्यू है आपके लिए, पढ़े नहीं हो, लेकिन कोई न्यू बात नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसा ही लिस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है समझा करो बेटे, सपोज ये नंबर लाइन है, और सपोज नंबर लाइन में इधर एक इंटीजर आई है, और सपोज इधर एक इंटीजर आई प्लस 1 है ना, ये इंटीजर आई एंड उसका नेक्स्ट इंटीजर आई प्लस 1, और सपोज आपका रियल नंबर एक्स इधर है, ठीक है, इधर कहीं पर, मतलब आई प्लस 1 के बीच में कहीं पर है। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम निकालना, सॉरी उसका लीस्ट इंटीजर निकालना चाहते हैं बेटे। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए ऐसे ब्रैकेट यूज करते हैं, लीस्ट इंटीजर के लिए ऐसा ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, मतलब नीचे खाली होता है, नीचे वाला ये आगे नहीं आएगा, क्लियर हो ना, ऐसा होता है, ठीक है। अब x का लिस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है बेटे, उसका जस्ट नेक्स्ट वाला इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है, उसका जस्ट पहला वाला इंटीजर। लिस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, उसका जस्ट नेक्स्ट वाला इंटीजर। मेरा बात समझ रहे हो, मतलब x का नेक्स्ट में जो जस्ट नेक्स्ट में जो इंटीजर आ रहा है ना, जस्ट नेक्स्ट में, वही होगा उसका लिस्ट इंटीजर वैल्यू। क्या होगा उसका लिस्ट इंटीजर वैल्यू। और उसका डेफिनेशन समझ लेते हैं बेटे, x का लिस्ट इंटीजर क्या होता है, द लिस्ट इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। इक्वल टू एक्स बाद में समझाऊंगा, पहले ग्रेटर देन एक्स पहले समझ लेते हैं। देखो मैं एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स का लिस्ट इंटीजर निकालने जा रहा हूं। अभी एक से बड़े बड़े तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर होंगे ना, एक इंटीजर आगे चल के और एक इंटीजर आगे चल के और एक इंटीजर, बहुत सारे इंटीजर आ जाएंगे। लेकिन उस एक से बड़े जितने भी इंटीजर है, उनमें से सबसे छोटा इंटीजर कौन होगा, ये वाला, जो कि एक से नेक्स्ट में आता है। अरे समझ रहे हो ना, इसीलिए इसको लीस्ट इंटीजर फंक्शन बुलाते हैं, क्लियर है ना। मतलब एक से बड़ा जितने भी इंटीजर हैं, उनमें से सबसे छोटा इंटीजर। अरे गॉट इट। अब इक्वल यस टू सर। एक्स, अब इक्वल टू एक्स कब होता है बेटे, खुद अगर एक इंटीजर आप लो तो बेटे इंटीजर का लिस्ट इंटीजर वही इंटीजर ही आ जाता है, वही इक्वल टू एक्स आता है। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं बेटा। 1.2 का ग्रेटेड इंटीजर क्या है, 1.2 का लिस्ट इंटीजर क्या है, उसका जस्ट नेक्स्ट वाला इंटीजर कौन है, 2। अरे समझ रहे हो, 0.000000000001, इसका लिस्ट इंटीजर क्या है, 1 1। 1 -0.5, लिस्ट इंटीजर क्या है, 0 0। वेरी गुड। -1.2, लिस्ट इंटीजर ना, उसका जस्ट नेक्स्ट। -1 वेरी गुड। लेकिन अगर इंटीजर दो, इंटीजर का लिस्ट वैल्यू वही आ जाता है ना, वही आ जाता that 2 है, वही आ जाएगा बस, ठीक है। तो इसका भी डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी रियल नंबर का आप लिस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल सकते हो। एंड ऑब्वियसली इसका भी रेंज क्या है बेटा, सेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर ही आता है, तो रेंज हो गया सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। ओके, आगे हम देखेंगे बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और बड़े आराम से देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन समझाएंगे बेटा। कितना टाइम हो गया जरा बताओ, 12 15 12:15, और 5 मिनट है ना। uh, ओके, और नहीं 5 सर, मिनट, और कितने मिनट है, और 15। और 15 मिनट है, तो 15 मिनट एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऊपर हो जाएगा, ठीक है चलो। अच्छा सुनो हाँ मेरे बात, एक्सपोनेंशियल यस सर। फंक्शन 15 मिनट समझाने से पहले, ये जो अभी जो फंक्शंस किए, इनका ग्राफ मैं आपको कल दिखा दूंगा, है ना, इनका ग्राफ मैं कल दिखा दूंगा। आप तो कॉन्सेप्ट समझ गए, ग्राफ कल दिखा दूंगा।
हालांकि देखो बेटा कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पर भी। कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। मानो मेरा कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब y इज इक्वल टू 2 है ना, y इज इक्वल टू 2, y एफ ऑफ एक्स होता है आउटपुट जो कि y बोलते हैं। बट इसका ग्राफ क्या होगा पता है, y इज इक्वल टू 2 स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होगा है ना, तो इधर से वो 2 है, ये वाला है ना, ये हो जाएगा उसका ग्राफ। एफ ऑफ एक्स इक्वल 2 का ग्राफ ये होगा। अगर मैं इधर -2 है, अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2 एक फंक्शन लूँ, ये होगा उसका ग्राफ। देखो बेटा क्या होता है, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आज इनपुट दे दो, कोई भी रियल नंबर आज, सपोज ये रियल नंबर आज इनपुट दिए, सपोज मानो यहाँ पर कोई नंबर ए है, इनपुट में दिए, तो इसका आउटपुट 2 आएगा। क्लियर है ना, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट होगा a, 2, एक्स कोऑर्डिनेट होता है इनपुट, y कोऑर्डिनेट होता है आउटपुट, है ना। इसमें जो भी इनपुट ए दो आउटपुट 2 आएगा। सपोज इधर एक नंबर b है, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा b, 2, एनी इनपुट आउटपुट इज ऑलवेज 2। इधर एक इनपुट c है, आउटपुट क्या आएगा c, 2, कोई भी इनपुट दे दो आउटपुट हमेशा 2। यू गेट इट। तो बेटा ये क्या होता है बेटा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, सबको समझ में आया कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्यों पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, क्योंकि उसके ऊपर सारे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, बेटा उसके ऊपर सारे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है। एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्कूल में पढ़े थे 9th क्लास में, स्कूल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में पढ़े थे कि लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी पॉइंट आप ले जाओ उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट आता है। और फंक्शन में जो आउटपुट होता है उसको y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और जो इनपुट होता है उसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो हमारे फंक्शन का आउटपुट हमेशा 2 आ रहा है, मतलब y कोऑर्डिनेट हमेशा 2, x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो जाए, इसलिए इसका ग्राफ क्या होता है पैरेलल। आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, बेटा देखो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, बेटा एफ ऑफ एक्स को हम y भी बोलते हैं, y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि बेटे आपका आउटपुट एफ ऑफ एक्स होता है, इनपुट x होता है। तो बेटे यहाँ पर आउटपुट y एंड इनपुट x दोनों बराबर, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ होगा वो बेटे y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ही होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बेटा, इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करता है। आपको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं दिखता है तो बेटे वो ओरिजिन के थ्रू पास करता है। किसके थ्रू पास करता है, ओरिजिन के थ्रू पास करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, बेटा ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन के थ्रू पास करेगा, क्योंकि देयर इज नो कांस्टेंट टर्म इन इट, याद होगा। अच्छा, ये ओरिजिन के थ्रू पास करता है। अच्छा, इसका स्लोप क्या होगा बेटे स्ट्रेट लाइन का बताया, तो बेटे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में आप लिख लो, तो m होता है उसका स्लोप, m क्या होता है बेटा उसका स्लोप, एंड c होता है उसका y इंटरसेप्ट। तो y इज इक्वल टू एक्स को अगर आप लिखोगे तो y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 0, इसी फॉर्मेट में आ गया। तो इसमें m क्या है बेटा इसका 1, स्लोप इसका 1, और m क्या होता है बेटा टैन थीटा है ना, m क्या होता है टैन थीटा, तो इसका टैन थीटा 1 है, तो इसका थीटा क्या होगा बेटा 45 डिग्री, क्या होगा 45 डिग्री, क्योंकि टैन 45 डिग्री 1 होता है। और थीटा इंक्लिनेशन क्या होता है बेटा, लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाते हैं उसको उसका इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा और ओरिजिन के थ्रू पास करेगा, मतलब ऐसा लाइन, ऐसा। एक सेकंड को समझ रहे मेरी बात, y इज इक्वल टू एक्स है ना, इसका इंक्लिनेशन थीटा क्या है बेटा 45 डिग्री। अब देखो बेटे इस लाइन में क्या होता है ना, ये पूरा ना बेटे, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, ये पूरा आधा करके गया, बीच में से काट के गया पूरा, देख रहे हो ना। तो सिमेट्रिक है, इसका उस तरफ जैसा है इस तरफ भी वैसा है। तो इधर अगर 1 है तो इधर भी 1 होगा, ठीक है ना। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,1, क्योंकि इसमें इनपुट 1 आउटपुट भी 1। ये 0 है, 0 0 की तरह पास करा है, सही बात है, इनपुट 0 आउटपुट 0, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है ना बेटे। इधर सपोज आपका -1 है तो इधर -1, अरे समझ रहे हो ना, -1 इनपुट -1 आउटपुट -1। एवरीबॉडी गेट इट, Yes, sir.
हाँ, तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है। अब आते हैं बेटा रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ। देखो बेटे रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ एक अनोखा ग्राफ होता है। अब इसको देखिए, याद रखो बेटे, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बेटे रेसिप्रोकल फंक्शन का जो ग्राफ है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसको याद रखना होता है। देखो मैं इसको छुआऊंगा नहीं, ठीक है ना, छुआऊंगा नहीं। ठीक है, ये होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x ग्राफ। अब समझा करो, इसका जो ग्राफ है ना, इसका कैरेक्टर मैं समझाता हूँ। इसका ग्राफ देख के भी आप इसके बारे में बहुत सारी चीजें अंदाजा लगा सकते हो। क्या होता है, क्या इसमें होता क्या है बेटा। देखो फंक्शन एक मशीन होता है, मशीन की तरह समझो, समझ में आ जाएगा। देखो बेटे आपका सारे इनपुट एक्स एक्सिस पर होते हैं एंड सारे आउटपुट वाई एक्सिस पर होते हैं। अगर बेटे आपका इनपुट ना, जैसे ही आपका इनपुट जीरो के बहुत करीब आता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। आप ना जीरो के बहुत करीब वाले कुछ नंबर लेते चलो, है ना, जैसे कि 0.1 दो इनपुट में, आउटपुट क्या आएगा 1/0.1, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना। अच्छा, और भी जीरो के करीब जाओ ना, इनपुट मेरे बात समझ रहे हो ना, आप ऐसे जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है ना, जीरो के करीब जा रहे हो, लेफ्ट से राइट तक। जीरो के और करीब जाओ बेटे, 0.01 है ना बेटे, अरे 0.1 से आगे चलेंगे तो जीरो के और नजदीक आ जाएगा ना, 0.01 और भी नजदीक है जीरो का। अरे 0.1 में से जीरो के नजदीक बहुत कौन है 0.1। 0.01। 0.1 इधर होगा, 0.01 उसके पहले होगा ना, छोटा कौन है, हाँ 0.01 छोटा है ना। हाँ। अच्छा, अगर इनपुट में इसको 0.01 दिया, आउटपुट क्या आएगा पता है 100। बेटा और जीरो के करीब आओ, क्या आएगा बेटा 0.000, कितना आ जाएगा पता है ये हाँ, आउटपुट 10,000। 10,000 10,000। तो क्या आप समझ रहे हो एक बात, जैसे ही आपका इनपुट एक्स, जैसे ही आपका इनपुट एक्स जीरो के बहुत करीब जा रहा है, मतलब राइट से लेफ्ट तक, है ना, राइट से जीरो के जितने भी करीब जा रहा है बेटे, आउटपुट देखो बेटा आसमान छूता जा रहा है ना, 10, 100, 10,000। और जीरो के करीब जाओ बेटे, 0.00000000001, क्या आउटपुट आएगा 1000000, बहुत बड़ा नंबर आएगा। समझ रहे मेरे बात, मतलब आसमान छू रहा है, क्लियर और नॉट। तो ये देखो ऐसे चढ़ रहा है बेटा ग्राफ इसका ऊपर, अरे देख रहे हो ना, जैसे आप जीरो के करीब जा रहे हो बेटा ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, अरे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, ग्राफ ऊपर चढ़ यस रहा सर। है। ठीक है। अभी मेरे बात ध्यान से सुनो, ये कहीं पर जाके वाई एक्सिस को मीट नहीं करने वाला ये ग्राफ। रीजन क्या पता है, जरा सोचो, जरा सोचो, अगर ये ग्राफ आगे चल के कहीं पर वाई एक्सिस को मीट करवा देते हो तो क्या गलती हो जाता है। मानो आपका ग्राफ वाई एक्सिस को इधर मीट कर गया, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेटे, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बेटे वाई एक्सिस पर ये काला पॉइंट है ना बेटे, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। एंड वाई कोऑर्डिनेट को एक नंबर हो रहा होगा, इधर जो भी नंबर है वाई कोऑर्डिनेट कुछ हो रहा होगा, अरे समझ रहे हो ना, कुछ एक नंबर हो रहा होगा। तो आपके हिसाब से जो काला पॉइंट है ये ग्राफ के ऊपर आपका आ रहा है ना, इसका मतलब आपके हिसाब से इनपुट जीरो पे इसका आउटपुट वाई आ रहा है। लेकिन दोबारा सोचो, रेसिप्रोकल फंक्शन में इनपुट जीरो दे सकते हो क्या, क्या इसको इनपुट जीरो में दे सकते हो। व्हाट इज द आउटपुट इफ इनपुट इज जीरो, अनडिफाइंड। कैलकुलेटर लगा के देख लो, 1/0 कैलकुलेटर क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा। अरे समझ रहे हो। यस तो सर। तो ये पॉइंट को अगर आप ग्राफ के ऊपर रख लिए तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ये पॉइंट अगर ग्राफ के ऊपर रह गया तो ये समझा जाएगा कि कोई एक इनपुट जीरो के लिए कोई एक आपका आउटपुट आ रहा है, जबकि हमें पता है इनपुट जीरो का कोई भी आउटपुट यहाँ पर नहीं आएगा। इसीलिए ये कभी भी वाई एक्सिस को मीट नहीं करेगा, ऐसे ही चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, अनंत तक चढ़ता जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही चढ़ता है, कभी मीट नहीं करेगा। और जितने ही आप जैसे ही जीरो के करीब आते जाओगे ना, आसमान छूता जाएगा बेटे, कहीं नहीं रुकेगा, कहीं नहीं रुकेगा, कहीं नहीं रुकेगा। हमारा यहाँ पर लैपटॉप का स्क्रीन छोटा है, हम दिखा नहीं सकते, लेकिन अगर इसका ग्राफ हम बनाए बेटे एक्चुअली में कंप्यूटर के द्वारा,
तो बेटे जितने भी आप ऊपर जाओगे इसका ग्राफ उतना ही ऊपर 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 हो जाता जाएगा, और आगे चल के इतना स्लाइटली ये मतलब वाई एक्सिस के करीब आएगा कि आपको पता नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि जैसे वाई एक्सिस से मीट कर रहा है, लेकिन असलियत में कभी भी वाई एक्सिस से मीट नहीं करेगा। अच्छा, और इधर भी देखो क्या होता है, आपका नंबर अगर बेटा बहुत बड़ा बड़ा लेते हो ना, एक से अगर बहुत बड़ा बड़ा नंबर ले जाते हो ना, मतलब ऐसे जाते हो ना, ऐसे ऐसे, ये 0 एक्स इधर 1 एक्स इधर 2, बहुत बड़ा बड़ा एक्स लो बेटा, एफ ऑफ 10 क्या होगा, 1/10 मतलब 0.1। एफ ऑफ 100 क्या होगा, 1/100 मतलब 0.01। जीरो अरे पॉइंट एफ ऑफ 1 लाख क्या होगा, अरे 1 2 3 4 5, 0.000। जीरो पॉइंट जीरो चार जीरो हो, हाँ। तो देख रहे हो, आपका इनपुट का वैल्यू जैसे ही आप बढ़ाते जा रहे हो, आउटपुट का क्या हो रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। देख रहे हो ना, इनपुट 10 1 बढ़ाते जा रहे हो, आउटपुट क्या हो गया, देखो छोटा हो रहा है, 0.1 से और छोटा, 0.0 और छोटा, समझ रहे हो। इसीलिए बेटे जैसे ही आप जैसे ही आप ऐसे जाते हो ना, ऐसे जैसे जाते हो ना, ऐसे एक्स एक्स पे ऐसे ऐसे आते हो ना, ग्राफ देखो नीचे आ रहा है, अरे देख रहे हो नीचे आ रहा है ग्राफ, देखो नीचे आ रहा है ग्राफ, नीचे आ रहा है ग्राफ। अब एक बात सुनो, ये आगे चल के कभी भी एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा, ऐसे ही जाएगा, एक्स एक्सिस को कभी भी मीट नहीं करेगा। कारण क्या समझ लो, अरे मेरे भाई आप ना जितने भी बड़ा नंबर लेते जाओ, जैसे कि मैंने अगर 1 लाख लिया तो आउटपुट क्या है, 0.4011। अगर मैं आउटपुट 1 बिलियन ले जाऊं तो आउटपुट क्या आएगा, 0 पॉइंट बहुत सारे जीरो उसके बाद 1। अगर मैं आउट इनपुट में अगर 1 ट्रिलियन भी ले जाओ तो आउटपुट क्या आएगा, 0 पॉइंट बहुत सारे जीरो आउटपुट, और उसके बाद 1। तो आप जितने भी बड़े नंबर यहाँ पर ले जाओ, आउटपुट बहुत छोटा होता तो जाएगा, लेकिन कभी भी एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, लास्ट को हमेशा एक नंबर आ रहा होगा, 0.0000 लास्ट का नंबर आ रहा होगा। तो आप अगर इसको कहीं पर भी एक्स एक्सिस के साथ मीट करवा दिए तो पंगा क्या हो जाएगा, ये समझा जाएगा बेटे। यहाँ पर कोई एक एक्स वैल्यू होगा एंड उसका कॉरिस्पॉन्डिंग में वाई वैल्यू इधर क्या होगा बेटे, जीरो होगा, क्योंकि बेटे एक्स एक्सिस ऊपर है। तो आपका ग्राफ अगर बेटे ऐसे जाता है ना, तो आपका ये समझा जाएगा कि ये पॉइंट ग्राफ के ऊपर है, मतलब कोई एक इनपुट एक्स के लिए आपका आउटपुट जीरो आ रहा है, जबकि इस फंक्शन का आउटपुट कभी जीरो आएगा ही नहीं। आप रेंज भी क्या लिए चेक कर लो, आपका रेंज क्या है, R-0, अरे याद है ना, रेंज में जीरो है ही नहीं, तो ये कभी भी मीट नहीं करेगा आगे चल के। कहानी बिल्कुल पीछे भी वही का कहानी, मैं और मतलब पीछे वाला नहीं समझा रहा हूँ, पहले ऐसे समझाता हूँ बेटे। आप जैसे ही जीरो के करीब लेफ्ट से राइट आओगे, है ना, मतलब ऐसा के नंबर जैसे कि -0, -0.1 क्या होगा, जो कि जीरो के लेफ्ट में और उसका करीब में, आउटपुट क्या आएगा, 1/-0 मतलब क्या होगा, -10, -0.001 आउटपुट क्या आएगा बेटे, -1000। माइनस मतलब इनपुट जैसे ही आपका जीरो के करीब हो रहा है, बट लेफ्ट से, है ना, लेफ्ट से जीरो के करीब जा रहे हो चल चल के, आउटपुट क्या आ रहा है, बहुत बड़ा बड़ा नेगेटिव नंबर हो रहा है ना, बहुत बड़ा बड़ा नेगेटिव नंबर हो रहा है, मतलब ए से आ रहा है, समझ लो ना, ए से आ रहा है, देख रहे हो ना, बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पर होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा नेगेटिव नंबर वाई एक्सिस पर, ये नीचे आना जितने ऐसे आएगा, क्लियर है ना। अब वही फंडा है, ये कभी भी टच नहीं करने वाला, ये कभी भी टच नहीं करने वाला, क्योंकि टच कर देने से ये पता चल जाएगा, अगर कहीं पर टच करवा दिए, मानो इधर टच करवा दिए, तो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली आपका क्या आएगा, जीरो, एंड वाई कोऑर्डिनेट कुछ आ रहा होगा। तो आप कह रहे हो कि जीरो इनपुट पे इसका आउटपुट वाई, भाई गलत बात है, इसको इनपुट जीरो दोगे तो कैलकुलेटर एरर दिखाएगा, ठीक है, जीरो इसको इनपुट में नहीं दे सकते, तो मीट नहीं करवाओगे। पीछे भी बेटे जैसे ही आपका एक्स बहुत छोटा 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 करते जाते हो बेटे, आगे चल के -1 लाख, -1 ट्रिलियन, -1 ट्रिलियन ट्रिलियन, -1 ट्रिलियन 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 ट्रिलियन, तो आउटपुट बेटे 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 बहुत छोटा छोटा नेगेटिव नंबर होता जाएगा, बहुत छोटा 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 छोटे 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 नेगेटिव नंबर होगा, लेकिन कभी जीरो नहीं होगा। तो ये था इसका कहानी, जो कि और डिटेल में हम कैलकुलस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज का कहानी समझ में आया, अच्छा भी लगा। और मॉड्यूल, अच्छा टाइम कितना हुआ है,
12:30। हो गया टाइम? यस सर। हो गया। अच्छा ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ मुझे बेटा याद दिला देना, कल हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपको बताएंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम हो गया तो चलो। थैंक थैंक यू यू। सर।